नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं मिशन 2024 को लेकर विपक्षी एकता की। मिशन 2024 फतेह करने को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति अभी से शुरू हो चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने को बेकरार तमाम विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आने को बेचैन। कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस को इस फतेह से बूस्टर डोज मिल चुका है। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन तैयार करना चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस के सिपह सालार की भूमिका में। नीतीश कुमार कई विपक्षी दलों के नेताओं से अब तक मुलाकात कर चुके हैं। कल नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले तो आज एक खड़गे के घर भी पहुंचे। नीतीश कुमार ने यहां पर विपक्षी एकता की रणनीति पर चर्चा की। इस अहम बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार की कोशिश है कि तमाम विपक्षी दलों को पटना में एक मंच पर लाकर बड़ा संदेश दिया जाए। दरअसल कांग्रेस की रणनीति है कि 2004 आम चुनाव वाले फॉर्मूले को धार देते हुए समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाकर बीजेपी को चुनौती दी जाए। लेकिन कांग्रेस की ये राह इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि ना तो अब 2004 वाले हालात हैं और ना ही 2004 की तरह कांग्रेस मजबूत। ऐसे में एक मजबूत गठबंधन बनाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन 2024 फतह करने को लेकर विपक्षी एकता का बीड़ा उठा लिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात का ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में कल नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले तो आज खड़गे के घर पहुंच गए। नीतीश ने यहाँ विपक्षी एकता की रणनीति पर चर्चा की। इस अहम बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को अगर सत्ता से बेदखल करना है तो तमाम धुर विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर लाना ही होगा। यही वजह है कि कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो कभी ममता बनर्जी तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकातों का दौर जारी है। नीतीश कुमार को जिम्मा सौंपा गया है कि वो छोटे छोटे विपक्षी दलों को भी एक सूत्र में पिरोने का काम करें। नीतीश कुमार की ये कवायद उसी से जोड़कर देखी जा रही है। आप और कांग्रेस के बीच फेविकॉल बनेंगे नीतीश कुमार। केजरीवाल से दोबारा मुलाकात के मायने क्या? पटना में लग पाएगा धुर विरोधी दलों का जमघट। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच की दूरियां कम कर पाएंगे नीतीश। नीतीश कुमार ने एक बार फिर नए सिरे से सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात का दौर शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने पिछले 2 महीने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, इंडियन नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से मुलाकात के समय आग्रह किया था कि वो जल्द ही विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक का आयोजन पटना में करें, लेकिन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की व्यस्तता के कारण इस बैठक में देरी हो रही थी। बताया जा रहा है कि नए सिरे से विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार पटना में होने वाली बैठक की तारीख को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं और आम सहमति बनाने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी बैठक अब जून के पहले सप्ताह में हो सकती है। कुल मिलाकर अभी एक मजबूत विपक्षी गठबंधन की तमाम विपक्षी दल बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि विपक्षी दलों का एक बड़ा धड़ा इस गठबंधन की कवायद से अभी से खुद को अलग करके चल रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में मोदी को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी, तो वहीं नवीन पटनायक कह चुके हैं कि 2024 चुनाव में मोदी ही चुनकर आएंगे। ऐसे में ये बयान विपक्षी एकता की हवा निकाल सकते हैं, जबकि केसीआर, पी विजयन, मायावती,
जगन मोहन रेड्डी समेत तो कई दलों के नेता हैं जिनको एक साथ लाना किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। जहां तो विपक्षी एकता की अग्नि परीक्षा होनी है। हालांकि ये प्रयास तो पिछले चुनाव में भी किए गए थे, लेकिन उस वक्त गुब्बारे की हवा निकलती दिखाई दी थी। सवाल है कि इस बार इन चुनौतियों से कैसे विपक्षी दल पार पाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के अतिथियों से। मेरे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और संजय बंसल साहब, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर बाद दो और मेहमान, कुंवर अजय सिंह जी जो कि जेडीयू प्रवक्ता हैं और नितेश चौरसिया प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। फिलहाल मैं शुरुआत रत्नाकर सिंह जी आपसे ही करूंगा। विपक्षी दलों को एक साथ लाने का प्लान तो है, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा? जी, आपकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था और आप उसमें कह रहे थे कि 2004 के जैसे हालात जो नहीं है कांग्रेस पार्टी के, तो मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलना चाहता हूँ। मैं 1998 के उस साल को याद दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक एनडीए का एक कुनबा बना था, जिसमें 16 पार्टियां जो है शामिल हुई थी और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको सफलता भी हासिल। और 2004 के हालात की बात करूं कि 2004 में जो हालात थे वो अटल बिहारी वाजपेयी का कद इतना बड़ा था। उस समय भी बहुत सारे लोग यही कयास लगा रहे थे कि देखिए अटल जी को हरा पाना बहुत मुश्किल है। इंडिया शाइनिंग का नारा भी इन लोगों ने दिया था, पूरे देश में बहुत जोर शोर से इन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा लगाया था। लेकिन हश्र क्या हुआ, उस समय भी जो आम जनता के हित में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काम नहीं किया था। जनता उस समय भी इन्हीं सब मुद्दों से परेशान थी कि महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान थी। तो उस समय भी जनता ने इनको जो है जनादेश नहीं दिया और फिर जो है यूपीए की सरकार बनी। तो कुछ वस्तु स्थिति जो है वैसे ही बनती नजर आ रही है। अभी 2024 के चुनाव में सारी विपक्षी पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है लामबंद हो रही है। और देखिएगा जिस प्रकार जो है एकजुटता दिख रही है अभी। और 2024 के चुनाव में एक हम लोग जो सीट शेयरिंग वाला जो फार्मूला एक बढ़िया निकालेंगे और निश्चित रूप से जनता के पास जाएंगे। जो आज इन्होंने महंगाई बढ़ा के रखी है, बेरोजगारी बढ़ा के रखी है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, किसानों के का आमदनी दोगुना करने का झूठा जुमला, तो ये तमाम जुमलेबाजी सरकार के खिलाफ जो है 2024 में हम जरूर जाएंगे। और जो है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है उस समय यूपीए 3 के का फॉर्म करेंगे और हम लोग एक बहुमत वाली सरकार बना के 5 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आएंगे। रत्नाकर सिंह जी देखिए अक्षय जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हम लोग तो चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है इस समय और देश की सबसे पुरानी और पार्टी है, मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सभी लाइक माइंडेड दलों को अपने साथ लेकर चलने की कवायद करेगी। लेकिन उसमें कुछ पार्टियां हैं जो अपना निहित स्वार्थ देख करके और भारतीय जनता पार्टी का बी टीम के रोल में अगर अपना योगदान देना चाहें तो उसके लिए भाई हम तो चाहेंगे कि सब लोग एक साथ, विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन अब कुछ पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर उनके नहीं, दरअसल समान विचारधारा की बात कही जा रही है कि समान विचारधारा वाले जो विपक्षी दल होंगे वो सब एक साथ एक मंच पर जुटेंगे। लेकिन प्रश्न तो इसी बात को लेकर है ना कि ऐसी समान विचारधारा आखिर किस दल की है, जो कांग्रेस से भी वास्ता रखती है और कांग्रेस भी उन दलों से वास्ता रखती है। लेकिन उससे पहले मैं तारिक खान साहब आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जो बीजेपी गलत तरीके से संविधान को जैसे लागू करना चाहिए, जिसको बाधित कर रही है जगह जगह पर, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो अपॉइंटमेंट थे उसमें भी दखल अंदाजी शुरू कर दी केंद्र सरकार। आपने देखा होगा। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, अब मैं तो सीधा कहता हूं कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। आप जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें, अब उसमें ना आम आदमी पार्टी रह गई और दुनिया भर की पार्टियों के नाम अभी आपने गिना दिए। और नवीन पटनायक हिंदुस्तान की है, दुनिया भर की नहीं बताई। नहीं, सारी पार्टियां, मेरा कहने का यहाँ सिर्फ इतना मतलब है, विपक्ष की सारी पार्टियों का नाम आपने गिना दिया। और आप जानना ये चाहते हैं कि इतने
जो विपक्षी लोग जिनके आपसी मतभेद हैं हाँ। वो कैसे साथ में आएंगे? हाँ, हाँ। आपका यही सवाल है जी। इसीलिए आपने आम आदमी पार्टी वाला भी सवाल पूछा। हाँ हाँ मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। जब पिक्चर बड़ी हो जाती है, सामने पिक्चर जो है वो बड़ी है, तो छोटी चीजों को साइडलाइन कर दिया जाता है। हाँ बड़ी पिक्चर बिल्कुल साफ है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को कुचलना चाहती है। ये एक बड़ी पिक्चर अगर रख के विपक्षी पार्टियां आगे चलेंगी, जिसमें समाजवादी पार्टी एकदम उनके साथ है। हाँ। अब फॉर्मूला क्या तैयार होता है? आप खुद कह रहे हैं नीतीश साहब चल रहे हैं, लोगों से नहीं बात सर, कर रहे सवाल हैं। इसलिए ना एक- कि न्योता कांग्रेस कर्नाटक में शपथ ग्रहण का देती है, अखिलेश यादव मंच साझा करते हैं केसीआर साहब के साथ, तभी तो सवाल उठ रहा है ना कि दोस्ती किसके साथ प्रगाढ़ होगी। देखिए ऐसा है कि किसको बुलाया जाए किसको न बुलाया जाए ये उनका अधिकार है, जरूरी नहीं है कि सबको बुलाया जाए। यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ उसको भी साइडलाइन कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक बात है, अरे सर, सब कि चीजों को भारतीय- साइडलाइन कर देंगे तो मन कैसे मिलेगा, दिल कैसे मिलेगा? सवाल तो यही है ना। जब देश हित की बात है तो मन मिलाने की बात नहीं है, यहाँ पर देश हित की बात है। हमारी विचारधाराएं में डिफरेंस हो सकता है, जो विपक्षी दल है उनमें भी आपस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक मंच पे किसी का डिफरेंस नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कृत्य संविधान ठीक के है। विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी साइन नहीं है। एक अच्छा चलिए, sign नहीं है। ये डर तो इसके लिए तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने देश में ऐसा डर का माहौल बना दिया। ये डर जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है, या डर तमाम राजनीतिक दलों को अपने अस्तित्व का भी सताने लगा है? लेकिन उससे पहले मैं अश्वनी शाही साहब आपके पास आऊंगा। आपको लग रहा है कि बीजेपी के सामने चुनौतियां आसान इस बार नहीं होने जा रही? एक तो 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना होगा, और दूसरी बात जो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कोशिश है कि हम एकजुट हो जाएंगे, गिले शिकवे भुला देंगे, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी जो है 2 टर्म रही है, एंटी इनकम्बेंसी मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है, बाकी हो सकता है सबको दिख रही हो। आज देखिए विश्व से बाहर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहे हैं, उसमें भी जो है एक उनकी लोकप्रियता दिख रही है। 31 राष्ट्र के लोगों नेताओं को पछाड़ कर जो है वो आज सर्वोपरि बने हुए हैं। तो हिंदुस्तान में तो खैर हिंदुस्तान की जनता उनको बहुत ही मन से आशीर्वाद देती है। और अब रही इन लोगों की बात, 19 में और 17 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2 लड़कों की जोड़ी आई, बुआ और बबुआ की जोड़ी आई, कहाँ गए ये लोग कुछ पता नहीं चला। 303 सीट का आशीर्वाद पूरे देश ने मिला कर दिया। इस बार 400 पार का नारा है और वो सत्य होगा। 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट है अक्षय जी, तारिक भाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक घोषणा किया था कि हम रायबरेली और अमेठी भी इस बार लड़ाएंगे, क्योंकि पहले नहीं लड़ाते थे। उसका खंडन भी अभी कहीं नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में वो भारत जोड़ो यात्रा जो आ रही थी, उत्तर प्रदेश में थोड़ा आई नहीं, उसमें वो शामिल नहीं हुए। जहाँ पर बर्फ के गोले खेले जा रहे थे कश्मीर में भाई बहन के द्वारा, वहाँ की जनसभा में शामिल नहीं हुए माननीय अखिलेश जी। कर्नाटक विजय का जो मनाया गया उसमें भी शामिल नहीं हुए, न उनका कोई नुमाइंदा शामिल हुआ। ये तो रही तारिक भाई की बात, क्योंकि सामने थे, इन्हीं से शुरू किया। दूसरी एक बड़ी पार्टी है देश की, आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में आपने कहा। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीती हुई है। पंजाब कांग्रेस को हराकर वो आए हैं, दिल्ली कांग्रेस को हराकर आए थे। सीट शेयरिंग क्या करेंगे वहाँ? बिहार में इनको कितनी सीटें देंगे? 2% वोट नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादी पार्टी कितना सीट दे देगी? और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कांग्रेस, अभी रत्नाकर भाई ने जो कहा कि हम सबसे बड़े विपक्षी दल है और प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सत्य कहा उन्होंने। इस नाते उनको अपनी छतरी बड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन पिक्चर तो तारिक भाई बड़ी कर रहे हैं। तो क्या उस छतरी के नीचे तारिक भाई एडजस्ट हो पाएंगे? केजरीवाल जी, आप छतरी के नीचे आएंगे? नीतीश जी जो दौड़कर कह रहे हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि अभी कर्नाटक की विजय हुई, हिमाचल प्रदेश की विजय हुई, कांग्रेस की छतरी तो और बड़ी हो गई है। तो इसके नीचे कितने लोग आना चाहेंगे? चलिए, इस पर तो रत्नाकर भाई जवाब देंगे कि उसकी छतरी के नीचे कितने और दल आ पाएंगे, लेकिन कैसे आ पाएंगे? सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूले की बात कही है, असल पेश तो वही है, बाकी तो नेताओं की तरफ से ये या फिर
माफी चाहूंगा कि प्रवक्ताओं की तरफ से यही बात घुमाई जाती है ना कि अरे नैतिकता की बात है, विचारों की बात है, विचार मिलेंगे तो हम एक साथ चले जाएंगे। लेकिन असल बात तो सीटों की है। जब सीट शेयरिंग का मामला सामने होगा उस वक्त क्या यही बोल वचन रहेंगे राजनीतिक दलों के? लेकिन उससे पहले मैं संजय बंसल साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी चर्चा में ये बात आई अध्यादेश को लेकर, दिल्ली को लेकर, जो अभी केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है, और वो कह रहे हैं कि भाई अब तो लड़ाई सीधे केंद्र सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो चुकी है। क्या ये अध्यादेश का मामला, हालांकि सवाल इसमें थोड़ा पॉलिटिकल भी है, कि क्या ये अध्यादेश का मामला विपक्षी दलों को एकजुट कर सकता है, संजीवनी का काम कर सकता है? देखिए, दो जवाब हैं आपकी बात के। एक कानूनी जवाब है और एक पॉलिटिकल जवाब है। जी आपका जो सवाल है वो पॉलिटिकल टोन के साथ, तो मैं पॉलिटिकल टोन में उसका जवाब देना जी, पसंद जी। करूंगा। मैं तीनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी और सपा के भी। जी देखिए, लोकतंत्र में एक पार्टी जो है वो राज करती है और दूसरी पार्टियां जो है, एक से ज्यादा पार्टियां जो है वो पक्ष का रोल अदा करती है। हाँ, तो उस हिसाब से जो है विपक्षी पार्टियों का काम है उनका विरोध करना, नीतियों का विरोध करना, अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना। और पक्ष का काम है जो पार्टी राज में है, जो जिस वादे पे वो चुन के आई है उन वादों को पूरा करना, जनता की आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को जो है पूरा करना और उसी के आधार पर अगले चुनाव में जाना। जी ये तो पॉलिटिकल बात है। हाँ, तो ये जो फाइट जो है दोनों पार्टीज में, पक्ष में और विपक्ष में चलती रहती है लोकतंत्र में, और एक अच्छे हेल्दी लोकतंत्र के लिए होना बहुत जरूरी ठीक है। दुनिया में यही होता है। अब आइए दूसरी बात पर, जो आपने सवाल ये किया। इश्यू जो है बेसिकली दिल्ली सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, दिल्ली सरकार का जो कानूनी रास्ता है और जो एक स्पेशल स्टेटस है दिल्ली की सरकार का, बिल्कुल पूरे देश की नॉर्मल जो पॉलिटिकल और जो लेजिस्लेटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं हैं हिंदुस्तान में, उससे हटकर दिल्ली एक राज्य जो है क्रिएट किया गया है। अब उसकी कारण भी है जिसका बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, विषय जो है विषयांतर हो जाए। जी जी बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन पेंडिंग था, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अभी 2 हफ्ते पहले अपना आदेश पारित किया है, रूलिंग दी है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। जी जी उसके बाद जो है फिर अगले दिन से ही सेंटर में और स्टेट में जो है फिर खींचतान चलने लगी और वो जो है अल्टीमेटली दैट कल्मिनेटेड के वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई नोटिफिकेशन के साथ आ गई, जिसमें उन्होंने 45G में और 45K में जो है उस नोटिफिकेशन में आज पेज के थ्रू जो है वो पावर जो है अपॉइंटमेंट की वो फिर से उपराज्यपाल महोदय को दे दी। तो अब पॉलिटिकल टोन में मैं जो लेटेस्ट जो आया है, जो विपक्ष की एकता का जो आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक मौका है जिससे कि विपक्ष को इकट्ठा होने का जो है एक 2024 से पहले इस प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए राज्यसभा में, क्योंकि मेजोरिटी ऑपोजिशन की है। सरकार को शायद इस अध्यादेश को जब बिल प्रेजेंट होगा राज्यसभा में उसको पारित कराने में मुश्किल हो सकती है, जबकि उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे बीजू जनता दल है और दूसरी तीसरी पार्टियां हैं जो कि जिनका संबंध स्पेशल एक रिलेशनशिप है पार्टी से, तो कैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे। लेकिन ये डेफिनेटली आपकी बात का जवाब लास्ट लाइन के साथ में ये दूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि ये विपक्ष की एकजुटता को दिखाने की। नहीं, बिल्कुल मजबूत विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष एकजुट भी होना चाहिए। लेकिन जो क्लैशेस होते रहे हैं, सवाल ये है कि इन तमाम विरोधों के बावजूद क्या ये तमाम दल एक साथ आ पाएंगे? रत्नेश भाई, अध्यादेश के मामले में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेगी क्या कांग्रेस? अध्यादेश के मामले में जो भी है पार्टी का स्टैंड वो तो रहेगा ही, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो विपक्षी एकता की बात कह रहे हैं, विपक्षी एकता की बात मैं आपको बता दूं कि देखिए बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं देश भर में और मुद्दों पे हो सकता है कि कहीं पे भी हमारा मनभेद हो सकता है, कहीं पे किसी मुद्दे पे उनकी अलग विचार होंगे, हमारे अलग विचार होंगे, तो मतभेद हो सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य सारी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों का एक कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो आज अराजकताएं फैला रखी है, जो नफरत की जो ये कहते हैं नफरत का माहौल जो पूरे देश में बना रखा है, जो इस तरह से नोटबंदी हो, चाहे जिस तरह GST हो,
चाहे गलत अनप्लान लॉकडाउन हो, इस तरह की कुनीतियां जो लेकर आई, उससे जनता को क्या हुआ और अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं जनहित के लिए नहीं दिखती नजर आ रही थी जो इन्होंने किया। चले कम से कम चुनाव के बहाने ही सही, राजनीतिक दलों को जनता की चिंता तो कम से कम सताती है, ये सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन रत्नाकर भाई, मैं आपसे इस बात को लेकर सवाल करना चाह रहा हूँ। आप आवाज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मेरी सही आवाज पहुंच रही है रत्नाकर भाई आप तक? इको हो रही। मैं कुछ बातें जो पूरी करना चाहता हूँ अभी। जी। जो अश्विनी भाई ने कहा, मैं एक दो पॉइंट्स है जो मैं थोड़ा सा उनको पूछना चाहता हूँ, अगर समय दीजिएगा तो संक्षेप में। जी देखिए, ये कह रहे हैं आज मोदी जी का महिमा मंडन कह रहे हैं कि दूसरे देश के लोग आकर पैर छू रहे हैं, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। भाई इसमें देश का जो है कितना भला होगा, आप ही बता दीजिए ना। पैर छूने से क्या हमारे, छोड़िए ना, ये विषय आज नहीं है हमारा रत्नाकर भाई, हमारा विषय है विपक्षी एकता। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि विपक्षी दलों के तेवर तो अभी से दिखाई देने लगे। ममता दीदी समर्थन की बात तो करती है लेकिन शर्त लागू कर देती हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां पर मजबूत है वहां पर चुनाव लड़े और जहां पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका है वहां पर उसको मौका दे। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस की क्या स्थिति है, वहां पर कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़िएगा? बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में क्या हालात हैं? कैसे मुकाबला कीजिएगा? अभी चूंकि हम लोगों ने एक यूनिटी तो दिखाई है कि हम सारे लोग मिल करके और चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के कवायद। सर, ये यूनिटी 2019 चुनाव से पहले उसी कर्नाटक में देखने को मिली थी। अक्षय जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया, थोड़ा एलोबरेट करने दीजिए उसको। देखिए, जिस तरह से अभी सीट शेयरिंग की बातें हैं, निश्चित रूप से ये जो है चुनाव के पहले फाइनल किया जाएगा कि किस राज्य में कितनी सीटें लड़नी होंगी। अभी महाराष्ट्र की बात ले लेता हूँ। महाविकास आघाड़ी का जो ये कह रहे थे, कोशिश कर रहे थे तोड़ने की पार्टियों को, एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे तरफ आ जाए टूट के, तो ये सारी कोशिशें इनकी नाकाम हो गई। कहीं न कहीं जो तीनों पार्टियां यहाँ पे मिलकर चुनाव लड़ने की जो है कोशिश कर रही है और अब आगे हम सीट शेयरिंग की बात जो है शुरू करना चाहते हैं। चलिए ठीक, हम वही तो फार्मूला समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद हम उन्हीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की भी बात कहेंगे। उन्होंने इस बात को कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, हराना मुश्किल होगा, ये शब्द हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं अजय सिंह जी आपके पास आऊंगा। नीतीश कुमार जी कांग्रेस के सिपह सालार बन गए क्या? जिस प्रकार से दिल्ली में दिल्ली के जनता का के वोटों का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा छीना जा रहा है जी, इसके हम समर्थन में, जिससे कि कानून न बन ना सके और ये अधिकार कैसे भी करके एलजी को ना दिया जा सके और जो बदलाव केंद्र सरकार चाहती है वो ना हो सके। और कहीं ना कहीं दिल्ली के हित में हमें अगर किसी के साथ में जाने की जरूरत है तो बिल्कुल जाएंगे और बार बार जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें 3 बार भरोसा किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है एक एक घर का, क्योंकि वो एक एक घर के बड़े बेटे हैं, सबके अपने दुलारे हैं, तो उनका ये फर्ज भी है कि जिस तरह अगर कोई अधिकारों का हनन हो रहा है, दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके लिए सबसे आगे खड़े हों, सबसे पहले खड़े हों और कहीं ना कहीं वो खड़े भी दिख रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस की छतरी के नीचे जाने में कोई गुरेज नहीं है आम आदमी पार्टी को। देखिए, हमने आपको बताया कि हम दिल्ली की जनता के हित के लिए जा रहे हैं। अगर दिल्ली की जनता के हित के लिए हमें किसी के साथ जाना पड़े, हम जाएंगे। अगर अध्यादेश इसके अधिकारों के खिलाफ है तो हम जाएंगे, चाहे हमें कांग्रेस के साथ जाना पड़ सकता है, चाहे जेडीयू के साथ जाना पड़ सकता है, हम उसके समर्थन में उनसे वोट लेंगे और राज्यसभा में और लोकसभा में हम इसका खुल के विरोध करेंगे। रत्नाकर भाई, मैं एक सवाल का जवाब आपसे जरूर चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तो राजनीति ही कांग्रेस के कारण चमक रही है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है वहां वहां आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचता है, तो ये दोस्ती निभ कैसे पाएगी? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और अपना एक वोट शेयर जो है उनको जरूर मिलता है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान सिर्फ करती है, दूसरी पार्टी ये ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी को भी डेंट करने का काम करती है। सर, दिल्ली में आपको सत्ता से बाहर कर दिया, पंजाब में आपकी सत्ता छीन ली, नुकसान तो सबसे ज्यादा आप ही को हुआ ना।
गुजरात में भी वोट शेयर आपका कम हुआ। दिल्ली में अभी जो चुनाव हुआ नगर निगम का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। तो नुकसान किसको किया वहाँ पे? यानी मतलब हालत ये हो गई कि अब एमसीडी की सत्ता की बात करेंगे, दिल्ली की सत्ता की बात भी नहीं करेंगे। नहीं, आप बताइए ना, उनका 15 सालों से जो बीजेपी का वहाँ पे राज चल रहा था, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया वहाँ पे नगर निगम में। तो कहीं ना कहीं डेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी करती है। तो कोई भी पार्टी है, अगर उसका वजूद है, अगर वो जनता से जुड़ी रहती है, तो निश्चित रूप से उसका वोट शेयर है। अब हमको देखना है, हमको तय करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा बहुमत या ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज और वोट शेयर कैसे लेके आए। कर्नाटका में हमने किया ना, कर्नाटका में क्या हुआ आम आदमी पार्टी का? सर, वोट शेयर का आधार तो तब तय होगा ना जब सीटों पर ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ा जाएगा। कुंवर अजय सिंह जी भी हमारे साथ आ गए हैं। आऊंगा रत्नाकर भाई। अक्षय जी, कर्नाटका में भी इन लोगों ने खड़ा किया था ना। कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में इन लोगों का नोटा से भी कम वोट परसेंटेज, जितने भी इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया सबका जमानत जब्त हुआ। कहने का मतलब ये नहीं है, नहीं, उनको हरा के सत्ता पर तो आ गए, लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव की सर बात हो रही है ना। रत्नाकर भाई, नीतीश जी जा रहे हैं कांग्रेस के पास भी, केजरीवाल साहब के पास भी गए, और आज आप ही यहाँ बैठकर इस चैनल पर ये बात बोल रहे हैं कि नोटा से कम वोट आए। यहीं पर विपक्षी एकता धाराशायी होती हुई मुझे दिख रही है। तो आगे चुनाव में क्या होगा? ठीक है, नहीं, कुंवर अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अश्वनी भाई आपके पास आऊंगा, रत्नाकर भाई आपके पास भी, जो दो नए मेहमान हैं, जरा उनसे भी एक दो सवाल हो जाए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सर, रत्नाकर भाई, धुरी कांग्रेस पार्टी ही बनने का प्रयास कर रही है, विपक्षी गठबंधन की। आपसे तो ज्यादा सवाल होंगे ही, लेकिन बाकी साथियों को भी तो मौका दे दीजिए। मैं आ रहा हूं फौरन आपके पास। किस बात की जल्दबाजी? कुंवर अजय सिंह जी, भले ही नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का ख्वाब छोड़ दिया हो, क्या अब कांग्रेस के सिपहसालार की भूमिका में आ गए नीतीश कुमार? अच्छा जी, कभी हमारे नेता ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी अपनी नहीं जताई, लेकिन ये हम सब का मानना है कि विपक्षी एकता के बाद जो विपक्षी एकता के लिए हमारे नेता मुहिम चला रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी से भी मिल रहे हैं, कांग्रेस से भी मिल रहे हैं, ममता जी से भी मिल रहे हैं, अखिलेश जी से भी मिल रहे हैं, यानी देश की जो भी विपक्षी पार्टियां हैं जो बीजेपी की तानाशाही रवैये से के खिलाफ देश की जनता को एकत्र करना चाहती है, सबसे मिलना चाह रहे हैं, सबसे मिलकर सबको एकत्रित कर रहे हैं। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य देश में तानाशाह शासक को सत्ता से दूर करना है। जो ये लोग बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का जगह 2024 में खाली नहीं है, उस जगह को खाली करना हमारा उद्देश्य है। उस जगह को खाली करेंगे, फिर विपक्षी एकता के साथ आपसी सहयोग से, आपसी सामंजस्य से जो भी हमारे विपक्षी एकता का सर्वमान्य नेता होगा वो भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री बनेगा। यानी 2004 वाला फॉर्मूला। कुंवर अजय सिंह जी, आपने देखा है 89 में जब बीपी सिंह की सरकार थी तो लेफ्ट और राइट दोनों उसको समर्थन कर रही थी। 4 सांसद वाले चंद्रशेखर जी ने देश में प्रधानमंत्री पद दिया है और कांग्रेस उसके साथ समर्थन की है। सर, आपने 1989 का जिक्र किया है। मैं अश्वनी शाही साहब आपके पास ही आऊंगा। मैं आ रहा हूँ अजय भाई। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन आपने 1989 का जिक्र किया है, तो 1989 का फॉर्मूला एक सीट एक विपक्षी उम्मीदवार है। तो अभी प्रधानमंत्री पद के लिए हमें आपस में नहीं लड़ना है, अभी प्रधानमंत्री पद का जगह ही। ठीक है अजय भाई, ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अभी लड़ाई प्रधानमंत्री पद की नहीं है, लेकिन अभी तो लड़ाई सीटों की होगी ना। सबसे पहले तो एक सीट एक विपक्षी उम्मीदवार, 1989 का वो फॉर्मूला लागू हो पाएगा मौजूदा हालात में? अजय सिंह जी, फिर मैं अश्वनी भाई आपके पास आ रहा हूँ। जी 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 जी, 89 का फॉर्मूला और 77 का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले संयुक्त मोर्चा की जो सरकार बनी थी वो फॉर्मूला, इन सारे फॉर्मूलों से, इतिहास से जो कुछ हम लोगों ने सीखा है वो भविष्य में उसको नहीं दोहराएंगे और विपक्षी एकता के साथ सामंजस्य स्थापित करके देश से तानाशाह शासक को सत्ता से दूर करेंगे।
क्योंकि विपक्षी एकता का जो जिस तरीके से जिक्र हो रहा है, इससे पहले भी दोस्ती देखी ना देश ने, दो अच्छे लड़कों की, और उसके बाद दोस्ती टूटते देखी। मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी ये सवाल पूछती कैसे है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है बड़ी देर से, 30-35 साल हो गए बीजेपी के गठन को, एक बार भी इन्होंने हिंदुस्तान में कोई गठबंधन नहीं किया। ये ऐसी अजय पार्टी रही है कि जिस दिन बने थे उसी दिन सत्ता में आ गए और आज तक सत्ता का सुख भोग रहे हैं और एक भी अलायंस न इन्होंने किया है और न तोड़ा। मुझे खुशी हो रही है उनके बारे में ऐसा बोलते हुए, शर्म नहीं आती इन लोगों को ये सब कहते हुए। क्या आपने आज तक गठबंधन नहीं किया? क्या आपने नीतीश जी से गठबंधन नहीं तोड़ा? क्या आपने पंजाब में गठबंधन नहीं तोड़ा अकाली दल से? नहीं, मुझे ये बताइए, ठीक है दोस्ती तो बीएसपी सुप्रीमो के साथ भी हुई थी, वो भी हालांकि नहीं चली ज्यादा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में होती है, बीएसपी का तो खैर बाद में पता चल पाएगा कि उनका क्या स्टैंड रहता है, तो कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिहाज से आपको लगता है मुफीद है? अभी पहला ओवर हुआ नहीं है और आप लास्ट ओवर की बात कर। सर एक गेंद, पहली गेंद में भी विकेट जाता है ना? नहीं, आप पूछ रहे हैं, मैंने पहला ओवर हुआ नहीं है और आप 50वें ओवर की बात कर। मैं यहाँ पर क्लियर कट एक बात कह रहा हूँ कि किसी सिंगल एजेंडे पे विपक्षी लोग अगर साथ में आ रहे हैं तो इनको देख लीजिए अश्वनी साहब को कितना पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, मैं तो उनसे भी पूछूंगा, क्योंकि एनडीए अब उतना मजबूत नहीं रहा जो हम 2004 की बात कर रहे हैं। अरे सर, इतने आराम से बीजेपी प्रवक्ता को आप बोलने देते हैं, थोड़ा हमें भी बोलने। नहीं, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ सर। नहीं, सुन तो लीजिए, अपना दल एस को कितनी सीटें देंगे जरा बताएं आज? पूछा आपने? पूछिए जरा। वो पीठ पीछे एक दूसरे को कह तो नहीं रहे ना? ओहो, आप लोग तो तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं, दिक्कत तो इस बात की है। अगर वहां पर नोटा से कम वोट नीतीश जी की पार्टी को बने थे तो इसके ऊपर बड़ा फोकस है उनका। हम आपस में क्या बात कर रहे हैं, इससे कोई वो नहीं है कि हम अच्छी बात करें बुरी बात करें, आपसे क्या मतलब? नहीं तो सर मुझे ये बताइए, नहीं तारिक भाई, मैं शाही साहब आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब तारिक भाई लोगों के मन में तो उठेगा ना, केसीआर साहब की भी मंशा है कि एक अलग गठबंधन तैयार किया जाए जिसमें कांग्रेस ना हो, ठीक है। अखिलेश यादव मंच शेयर करते हैं केसीआर साहब के साथ, निमंत्रण कांग्रेस पार्टी से मिलता है, वहां पर पहुंचते नहीं है। हालांकि उसका एक्सक्यूज आप दे सकते हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधि पहुंच सकता था, ऐसा भी नहीं हुआ, तो लोगों के मन में सवाल उठते हैं ना। नहीं, सवाल जायज है, आप सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ। जवाब सीधा सा ये है कि जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम या दिल्ली प्रदेश में जो अभी लेटेस्ट मुद्दा है, जिस तरीके से बीजेपी की तानाशाही बढ़ती जा रही है, सभी विभिन्न पार्टियां किसी एक सिंगल पॉइंट एजेंडे में साथ आ सकती हैं, आ नहीं गई हैं। ठीक है, कह रहा हूं मैं, लेकिन सुनिए, आप इस बात का समर्थन करते हैं जो ममता बनर्जी जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस को 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां उनको आगे रहने देना चाहिए। यही आप लड़ाई करवा देना चाहते हैं, अभी शुरुआत नहीं हुई है। अरे सर, ये तो संभावित गठबंधन के साथी हैं, ये वो कह रहे हैं, और यही बात आज मुलाकात में तेजस्वी यादव ने भी कही। ममता जी की बात का अखिलेश साहब ने समर्थन किया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर क्षेत्र में कोई पार्टी मजबूत है तो उसको आगे रखा जाए। क्या गलत कह दिया? नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, यूपी में इसका मतलब कांग्रेस को कितनी 1-2 सीटें देंगे और कांग्रेस मानेगी? अब मैं तो कहता हूं कि यहीं पर आप राहुल जी को, अखिलेश जी को बुला लीजिए, यहीं तय कर लिया जाए कि कितनी सीटें मिल रही है किसको। अभी मैंने कहा पहला ओवर हुआ नहीं, आप 50वें ओवर की बात कर सर, अभी तो दोस्ती होगी नहीं, होगी या नहीं होगी इसी पर मंथन चल रहा है, बाकी ये तो आगे की चीजें हैं ना। सवाल है, ठीक है, शाही साहब से भी एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। एक सवाल मेरा ले लें तारिक भाई आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सवाल मेरा ले लें प्लीज सर, संक्षेप में। ठीक है, ठीक। अपना दल एक्स को कितनी सीटें देंगे, निषाद पार्टी को कितनी सीटें देने जा रहे हैं, राजभर को सिक्योरिटी दिया है, गठबंधन में लेंगे या नहीं लेंगे, बीजेपी बता दें। ठीक है, यानी आपको अभी भी चिंता है बीजेपी की। खैर शाही साहब जवाब दीजिए। और मेरा एक सवाल इस बात को लेकर है कि एनडीए की भी सूरत अब पहले की तरह नहीं रही है। कई साथी आपके छोड़ के जा चुके हैं जो मजबूत स्थिति में थे, और मौजूदा वक्त में ज्यादातर आपके जो साथी आपके साथ जुड़े हैं उनमें से ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो खुद बीजेपी के भरोसे हैं। तो कैसे मुकाबला कीजिएगा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी जो है, इसी स्ट्रेटजी के वजह से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम लोग हैं। लगातार हम पिछले चुनाव में 283 से लेकर 303 तक का हम सफर तय करके आ गए हैं और आज तारिक भाई उसी व्यथा में बोल रहे हैं कि जनता दल वो क्या नाम है अपना दल को कितना देंगे और उनको कितना देंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, रत्नाकर भाई की अमेठी और रायबरेली पर जिन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसका खंडन नहीं किया और आपने कहा अभी केसीआर वाली बात अभी बताया इन्होंने। ठीक है तारिक भाई, दूसरी बात तारिक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। रत्नाकर जी ने ये बात कहा कि आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट आए कर्नाटका में। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने पहला कहा था 200 वाली सीट वाली बात आपने उठाया अक्षय जी, तो ये भी तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जी कांग्रेस को कितना सीट देने जा रही है वहाँ, अखिलेश यादव जी कितनी सीट देंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी आज रत्नाकर भाई यही खुल के विरोध कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर वो सीट देंगे या नहीं देंगे, ये चिन्ह है। और बिहार में अजय भाई बताएं कि कांग्रेस को कहाँ एकोमोडेट करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी इस समय आरजेडी है। आरजेडी के छत्र छाया में जनता दल यू जो है आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अलग होकर अभी दूसरे नंबर की पार्टी है वहाँ की। तो हम लोग इस चीज को यहाँ से महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन। ठीक है, अरे एकदम अच्छी बात है, महागठबंधन हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के बगैर आप लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के बगैर लड़ेंगे, कांग्रेस की छतरी के नीचे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और इस प्रश्न का जवाब आप इसको बड़ा प्रश्न जरूर कह रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न तो विपक्षियों के लिए है, लेकिन बीजेपी तो यही चाह रही होगी ना कि विपक्ष में जितना टकराव होगा उसका फायदा हमें मिलेगा। मैं रत्नाकर भाई आपके पास अब आऊंगा। विपक्ष में एका कहा ठीक है सर, इसीलिए तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होने की बात करता है लेकिन एकजुट हो नहीं पाता, इसीलिए चर्चा हम कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ बारी बारी से अगर बोलेंगे ना तो लोगों तक सही बात भी पहुंचेगी कि आप कहना क्या चाहते हैं। रत्नाकर भाई, मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं कि विपक्षी खेमे की आपसी लड़ाई फ्रेंडली फाइट में कैसे बदल पाएगी, लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि एक चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और एक चुनाव में एक हो जाते हैं, विचार एक हो जाते हैं। विपक्ष की एकता पे सवाल उठाने वाले की पार्टी में भी फुटमत चालू हो गया है। मैं आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे जो भगवा और जो बीजेपी, अरे उनकी चिंता छोड़िए ना, हम तो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं ना सर आज। वही मैं भी बात कर रहा हूँ ना, बीजेपी खुद कमजोर होती जा रही है, विपक्षी एकता मजबूत होती जा रही है। और मैंने जो उदाहरण दिया वो उदाहरण इस संदर्भ में दिया कि कुछ पार्टियां कुछ राज्यों में मजबूत होती हैं, कुछ पार्टियां कुछ राज्यों में मजबूत नहीं होती हैं। मैंने इस संदर्भ में उदाहरण दिया। और देखिए, ये ऐसे ही मुंह ताकते रह जाएंगे और हम एकजुटता दिखाएंगे और एक साथ चुनाव लड़ जाएंगे और उनको सत्ता से हटा देंगे। और ये भी कह रहे थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दल, क्या क्या कह रहे थे, पिछले बोल रहे थे कि बढ़ते जा रहे हैं। अब जो है ये तेजी से घटते जा रहे हैं, बहुत तेजी से घटते जा रहे हैं। आपने देखा पूरा साउथ खाली हो गया, ज्यामितिक पद्धति से सफाया हो गया इनका। सर, बीजेपी की हार कांग्रेस की जीत होगी, ये कोई गारंटी है? रत्नाकर भाई, क्योंकि अब चर्चा के समापन का वक्त हो गया है, एक छोटे छोटे रिएक्शन आप सभी मेहमानों से हो जाएं। रत्नाकर भाई, मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है 11 राज्यों में कांग्रेस की भी कोई नहीं है। अश्वनी जी, आऊंगा मैं। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में 71 सीटें थी, आपकी 62 सीटें हो गई। आप आज सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बची रह गई है, बाकी सब छोटे छोटे राज्य हैं। और चलिए, कम से कम कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी कमजोर होगी तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। आप इस बात पे भरोसे है? फिर इसका मतलब नीतीश चौरसिया सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर, चर्चा के समापन का वक्त है ना, बाकी सभी मेहमानों को भी थोड़ा थोड़ा अवसर मिल जाए। मेरा नीतीश जी से ये सवाल है कि उन दलों को कैसे साधने का प्रयास होगा जिनका कांग्रेस से डायरेक्ट आमना सामना है, जिसमें आपकी पार्टी शामिल है। ये अक्षर जी, मैंने आपसे चैनल के माध्यम से बताया जी। अजय जी, आ रहा हूँ। देंगे ये, इनको सीटें देंगे, अरे सब चीजें चैनलों पर तो थोड़ा तय हो जाती हैं चीजें। हर चीज का सिस्टम है, हायरार्की बना हुआ है। हम और आप यहाँ बैठ कर नहीं डिसाइड कर सकते। आकलन तो होता है ना सर, आकलन तो होता है ना। हर
नहीं, अब आकलन हम लोग यहाँ कुछ भी बैठ के लगा लें। हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी कह देगी क्या कि ये लोग चैनल पे आके आकलन हाँ। लगाते हैं? हाँ, इनके पास ये जितना, और सच तो ये है, हाँ। ये इस चीज से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। हाँ। इसलिए देखिए ना उलूल जुलूल की बात, ये नहीं, उनसे नहीं मिल रहा, नितेश ये भाई, उनसे नहीं मिल रहा। अभी कहीं तक ना आप कहीं लोग ये आपकी तय नहीं कर घबराहट पा है रहे हैं इस कि चीज़ हम साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि अच्छा, कांग्रेस तो पार्टी के साथ स्पष्ट जाएंगे बात नहीं कह रहा हूँ, जाएंगे। स्पष्ट बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैया इस देश में चल रहा है, सर कांग्रेस पार्टी के साथ जाना इसके पसंद करेगी खिलाफ- आम आदमी इसके पार्टी या खिलाफ नहीं करेगी? अगर जो भी आप सवाल से भाग रहे हैं परिस्थिति और फिर कह रहे हैं कि होगी, विपक्षी आने एकता वाले बहुत समय मजबूत में है। हम आपको डिसाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि चैनल पे बैठ कर डिसाइड कर देंगे तो माफ करिएगा, अभी थोड़ा समय सर लगेगा। चैनल पर बैठकर मंगल ग्रह की बातें आप बता देंगे, अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता पाएंगे। अरे हम बता तो रहे हैं कि हमारी पार्टी ही डिसाइड करेगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये कहिए ना कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, साथ जाना है नहीं जाना है, बरगला रहे हैं क्या लोगों को? कुंवर अजय सिंह साहब, कहा ये बात, कुंवर अजय सिंह साहब, सर आपसे कुछ देर पहले आप ही के पार्टी के एक प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता कहकर गए कि भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैंने याद भी दिलाया कि अभी तो गठबंधन की कवायद की जा रही है, शब्दों का बचाव कीजिए, कहीं दिक्कत ना हो जाए। देखिए उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, ये उनका व्यक्तिगत राय है। वाह, बीपी आप- सिंह मतलब पार्टी के प्रवक्ता का बीपी कोई सिंह बात कहता है तो और व्यक्तिगत राय, ठीक है सर, देखा ठीक है। अजय सिंह जी, अजय सिंह जी, ठीक है, अजय सिंह जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, आपसे रिएक्शन चाहूंगा। क्या नीतीश कुमार विपक्षी एकता की धुरी बन पाएंगे, और अगर बन पाएंगे तो वो कौन सा कारण है? जरूर जरूर बन पाएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस और कांग्रेस विरोधी दल सबको इकट्ठा करके एक मंच पे लाएंगे। हाँ, केवल बीजेपी को छोड़कर देश में जो सांप्रदायिक ताकत है, इसको सत्ता से दूर करने के लिए हाँ। हम सभी दलों को हाँ। देश हित में थोड़े सा अगर हमें त्याग करना होगा, बलिदान देना होगा, तो हम त्याग बलिदान अरे सर, देने त्याग के आपको लिए नहीं, तैयार त्याग हैं। कांग्रेस को देना है क्या? हम ओवैसी जी सभी- के लिए भी जगह होगी नहीं, हम गठबंधन में? सबको देना है, सबको देना है। क्या देना है आपसी सहमति से होगा, पर देश चलिए, ठीक- हित में हम सब ठीक है सर, इकट्ठा होंगे। देश हित की बात और कर रहे हैं तानाशाह शासक आप को लोग, सत्ता यही से दूर यही करेंगे। बात कर रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई और है, देश की तमाम जनता समान को विचारधारा राहत के लोग मिलेगी, एकजुट हो जाएंगे और एक महंगाई बहुत से, बड़ा बेरोजगारी मजबूती से, खेमा खड़ा ये होगा। झूठ और लेकिन कैसे, फरेब से। सवाल इसी बात को लेकर है सर, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कवायद तो इस बात को लेकर की जा रही कि एक मजबूत गठबंधन तैयार हो, लेकिन ये मजबूत गठबंधन बनेगा कैसे? क्योंकि कुर्बानी किसी ना किसी को देनी ही होगी, और ये कुर्बानी की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हैं। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको बता दें कि अब आप एपीएन न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in, कहीं भी और कभी भी।